नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान सरकार की किसानों के लिए अच्छी पहल। मिट्टी की जांच में सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं पंचायत स्तर पर मिट्टी जांच केंद्र। 1.5 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता। बिहार में 3 दिवसीय डेयरी एंड कैपिटल एक्सपो का आयोजन। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले मेले में आयोजित होंगी देश विदेशी नस्लों की गायों की प्रतियोगिता के साथ ही मिल्किंग प्रतियोगिता। जीतने वाली गायों को दिया जाएगा पुरस्कार। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ और बारिश में हुए नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की टीम का राज्य का दौरा। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य पूरा कर लिया है। पिछले 9 वर्षों में इस परियोजना से लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP ने इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए की औषधि विक्रय करके देश में जेनरिक दवाओं के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये सफलता देश के नागरिकों के सहयोग के द्वारा ही संभव हो पाई है, जिन्होंने देश के 785 से अधिक जिलों में स्थित जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीद कर लगभग 5000 करोड़ रुपए की बचत की है। पिछले 9 वर्षों में केंद्रों की संख्या में 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में इन केंद्रों की संख्या केवल 80 थी और अब देश के लगभग सभी जिलों को कवर करते हुए करीब 10,000 केंद्र हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण में देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ के खुलने की घोषणा की थी। रुक करते राजस्थान का। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। किसानों को मिट्टी की जांच में असुविधा न हो, इसके लिए राजस्थान में पंचायत स्तर पर मिट्टी जांच केंद्र खोले जा रहे हैं। राजस्थान के 12 जिले में अलग अलग पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय परिवर्तित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत समिति स्तर पर एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग ने इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे हैं। मिट्टी की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और बिहार में 3 दिवसीय डेयरी एंड कैपिटल एक्सपो का आयोजन किया गया है। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक चलने वाले इस मेले का आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के खेल मैदान में किया गया है। इसमें देशी विदेशी दोनों नस्लों की गायों की प्रतियोगिता के साथ ही मिल्किंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। एक्सपो का मुख्य आकर्षण मिल्किंग और ब्रीड प्रतियोगिता है। इसमें जीतने वाली गायों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस एक्सपो में भाग लेने के लिए देश का मशहूर मुर्रा भैंस गोलू 2 भी हरियाणा से बिहार पहुंच चुका है। इस भैंसे का वजन 15 क्विंटल बताया जाता है। और तमिलनाडु में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक टीम राज्य के दौरे पर है। टीम ने बुधवार को तमिलनाडु का दौरा कर 4 दक्षिणी जिलों में नुकसान की समीक्षा की। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कई क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के राहत एवं बचाव प्रयास जोर शोर से चल रहे हैं। बात करेंगे कोल्ड वेव की। देश के कई प्रमुख शहरों में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में, जहां हवाओं ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है, जिसका खासा नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने वाली है। बढ़ती ठंड के बीच बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। इन्हीं शहरों की सूची में आता है दिल्ली के पास स्थित मेरठ शहर। यहाँ लोग आग जलाकर अपने हाथ सेंक रहे हैं ताकि वो खुद को थोड़ी गर्माहट दे सकें। इस ठंड के मौसम से खुद को बचाने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने आगरा शहर के लोगों का भी बुरा हाल कर दिया है। यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए कुल्हड़ वाली चाय का सहारा लेते भी नजर आए।
आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को तेलंगाना के यादाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली गांव का दौरा किया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित स्थानीय पोचमपल्ली हथकरघा कपड़ों से संबंधित स्टॉलों का दौरा करते हुए उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्थानीय हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों से भी बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि हथकरघा वस्त्रों के डिजाइन और निर्माण के लिए पोचमपल्ली बुनकरों को GI टैग दिया गया है। राष्ट्रपति ने बुनकरों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने की पहल को सराहनीय बताया। इसमें उपलब्ध विशाल रोजगार संभावना का दोहन करने में इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कुछ उद्यमी जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और रुख करते हैं बिहार का, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से जुड़ रहे हैं और कई नए लोग भी इसमें जुड़कर अब फायदा हासिल कर रहे हैं। पटना जिले के गर्दनी बाग स्थित कच्ची तालाब के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधायक संजीव चौरसिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए। क्योंकि ये मोदी की गारंटी रथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प लेते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, वो करने का काम करते हैं। आज आयुष्मान भारत हो, जिससे 5 लाख की राशि की जो गारंटी मिलती है, उज्ज्वला योजना से लेकर रेवड़ी और देवलाल को ठेला को देने से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जो भी योजना, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जो भी, आज इस मोदी की गारंटी में भारी संख्या में लोग भीड़ भी उमड़ कर आ रहे हैं। अररिया जिले के सदर प्रखंड के रामपुर कोदरकट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक हितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। अल्पसंख्यक बहुल इस क्षेत्र में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के स्टॉल पर ऑन द स्पॉट लाभार्थियों का चयन भी किया गया। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड की पहलेजा पंचायत, विक्रमगंज प्रखंड की कुसुमहारा और नोखा प्रखंड की उत्तरी बराव पंचायत पहुंचा। इस मौके पर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, PM किसान योजना, मोटा अनाज जैसी योजनाओं की जानकारी LED के माध्यम से लोगों को दी गई। साथ ही प्रचार सामग्रियों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड की गुदरिया और भगवानपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड की मुगलिया पूरनदाहा पश्चिम पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। साकार करेंगे गुलामी की मानसिकता, देश की समृद्धि विरासत पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से हुई। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। प्रधानमंत्री आवास योजना हमको मिला है जी। पहले हमको फूस का घर था, आंधी पानी में बहुत दिक्कत हो रही थी हमको अभी प्रधानमंत्री आवास मिला तो हम अभी सुखी हैं। प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं। हमको राशन मिलता है मगर कॉलोनी मतलब पास नहीं हुआ है, इसके लिए इंदिरा आवास को धन्यवाद करते हैं। लाभ मिला, स्मार्ट कार्ड, प्रधानमंत्री निधि योजना, स्मार्ट कार्ड, इसके बाद आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन जहां अनाज ले उठा सकते हैं और आवास लोन, कृषि लोन, हर चीज़ प्राप्त होते जा रहा है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। महिलाओं को गैस सिलेंडर हाँ मिल गया है।
विभिन्न जिलों से संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सबका साथ सबका विकास की भावना से विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। देश के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी आईईसी वैन घूम कर योजना का प्रचार प्रसार कर रही है और बड़ी संख्या में लोग लाभ भी उठा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में यात्रा पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उधमपुर जिले की पंचायत बलियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तमाम जनप्रतिनिधियों और लोगों को यात्रा में भारी उत्साह से भागीदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने अधिकतम संख्या में परिवारों तक पहुंचने, लोगों में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं को 100% लाभार्थियों और वंचितों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिना किसी लीकेज के केंद्र सरकार से चलकर पालियां पंचायत जैसे देश के सभी गांवों में हर पात्र नागरिक के पास सरकारी सहायता के रुपए भी पहुंच रहे हैं। वो आयुष्मान भारत या सेहत का गोल्डन कार्ड हो, पीएम आवास योजना हो, हर घर में शौचालय हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पोषण अभियान में मिलने वाला लाभ हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाला गैस कनेक्शन हो, जनधन योजना के खाते हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को ताकतवर बनाने की योजनाएं। स्वाभाविक रूप से इसने देश में एक नई क्रांति पैदा की है। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को लैपटॉप भी वितरित किए। सीमावर्ती जिले राजौरी के राजौरी, दरहाल और मंजाकोटे ब्लॉकों की पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानियां साझा की और लोगों के लाभ के लिए इन योजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मैंने अपना खुद इलाज करवाया आयुष्मान भारत कार्ड से। मेरा कार्ड बना है तो मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैंने खुद स्टेंट बुआए हैं। मेरे घर के 4 परिवार के 4 आदमी ने ऑपरेशन करवाया है। बहुत फायदा हुआ है। 7-8 लाख रुपए का फायदा हुआ है हमें फैमिली में। हमें गवर्नमेंट ने जो किसानों को मुहैया दिया है 6,000 रुपया, उसे किसान जो भाई हमारे अच्छे ढंग से रोजी रोटी और अपनी जीविका कमा रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पे टीम आई थी, संकल्प यात्रा वाली टीम, और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ पे, खासकर टीवी के बारे में और जो स्कीमें निकली हैं गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिनका हमें पहले पता भी नहीं था। अब उनने जोड़ा है, हमें बताया भी है और हम काफ़ी हमें नॉलेज मिली है। हम शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा टीम का भी और सरकार का भी। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देशभर की मंडियों में भाव। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है।
बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आने का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारत की जलवायु फूलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत में फूलों की खेती करने के लिए 283,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, जिसमें से लूज फूलों की पैदावार 2,295 मिलियन टन हुई थी। वहीं खुले फूलों की पैदावार 833,000 टन हुई थी। भारत के लिए राज्यों में फूलों की खेती व्यावसायिक रूप से की जा रही है। वहीं मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक में 15.85%, तमिलनाडु में 15.16%, मध्य प्रदेश में 13.66% और पश्चिम बंगाल में 10.61% फूलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा गुलाब, रजनीगंधा, ग्लिट्स, एंथूरियम, कार्नेशन, गेंदा फूलों की पैदावार होती है। भारत के किसान अत्याधुनिक पॉली और ग्रीन हाउस दोनों ही तरह से फूलों की खेती करते हैं। वैश्विक बाजार में बढ़ते फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। पिछले एक दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा गया है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक भारत में साल 2022-23 के दौरान फूलों का कुल निर्यात 707.81 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 88.38 मिलियन डॉलर रही थी। भारत ने प्रमुख रूप से फूलों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को किया है। भारत में 300 से अधिक निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं। फूलों की 50% से अधिक इकाइयां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग के साथ भारतीय पुष्प कृषि उद्योग विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य प्रदेश के किसान देर से बोई जाने वाली गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुआई कर लें। साथ ही 21 दिन पहले बोए गए गेहूं में नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें और इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। मध्य प्रदेश में सरसों की फसल में एफिड्स का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश में ही किसान काबुली चने के खेतों को इल्लियों के प्रकोप से बचाने के लिए टी आकार के पक्षी आसन लगाएं या फिर प्रति एकड़ में 8 फेरोमोन जाल का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश में कपास की खेती कर रहे किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमीडाइक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। अगर पहले से बोए गन्नों की फसल में लाल सड़न रोग दिखाई दे तो जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश में किसान आलू के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ बैंगन और मिर्च में अगर फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें।
महाराष्ट्र के कोकण में किसान सभी सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। कोकण में ही किसान 3 साल पुराने सुपारी के पेड़ों में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। साथ ही यहाँ 1 महीने पुराने बैंगन के पौधों पर किसान यूरिया की दूसरी खुराक डालें। महाराष्ट्र के पुणे के किसान चना, ज्वार और गेहूं की समय पर सिंचाई करें। वहीं यहाँ के जलगांव जिले में किसान कपास की कटाई जारी रखें। जलगांव में ही किसान अरहर में फली मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़कें। महाराष्ट्र के सांगली में मिर्च में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। वहीं यहां भिंडी को खस्ता फफूंदी के प्रकोप से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश राजस्थान के किसानों के कल्याण और विकास के लिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर में लगातार नवाचार हो रहे हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से हाल ही में शिक्षा मेले के सफल आयोजन के बाद अब जॉब फेयर और किसान मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की SKN कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। देश में कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान के मामले में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर का नाम न केवल देश बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। विश्वविद्यालय में लगातार नवाचार और कई तरह के कार्य होते रहते हैं जो किसानों को न केवल फायदा देते हैं बल्कि युवा पीढ़ी को रोजगार के लिए प्रेरित भी करते हैं। अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद है डॉक्टर बलराज सिंह सर। अगर बात करें विश्वविद्यालय में भी हाल ही में कई तरह के नवाचार हुए हैं। आप अभी जॉब फेयर आयोजित कर रहे हैं, उससे पहले एजुकेशन फेयर आयोजित हुआ था, ये क्या ऑब्जेक्ट है इसका? देखिए, अभी 22 तारीख में हम लोग जो हमारा मुख्यालय है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर का, उसके अंदर जो है एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं और जिसमें देश की कई कंपनियां, चाहे वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड हों, चाहे वो सीड से रिलेटेड हों, चाहे वो केमिकल्स पेस्टिसाइड से रिलेटेड हों, इस तरीके की कंपनियां वो मुख्यालय पे आएंगी और वहाँ पे हमारे छात्र, वो सभी छात्र उन कंपनियों की वहाँ पे मौजूदगी में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और साक्षात्कार के लिए कंपनियां उनको बुलाएंगी, इंटरव्यू भी लेंगी और यूनिवर्सिटी स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जितना भी उनसे संभव होगा प्लेसमेंट का मौका देंगे। और इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यालय पर बड़ा अभी 1-2 महीना पहले बड़ा शिक्षा और रोजगार मेले का भी आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं खुद के यूनिवर्सिटी के 14 कॉलेजेस में हमने हर एक कॉलेज में 1 दिन का पूरा रोजगार शिक्षा मेला, एजुकेशन फेयर आयोजित किया है। और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो शिक्षा मेले का यही था, भाई उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारे कॉलेज स्थापित हैं वहाँ के स्कूल के बच्चों को जो कि 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ते हैं, उन स्कूल के बच्चों को बुला के और उनके सामने ये पूरा जानकारी देना, भाई देखिए कृषि शिक्षा का इस देश में क्या महत्व है। तो इस तरीके से हर कॉलेज में, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में हमने वो शिक्षा मेले का आयोजन किया है। कि आप कृषि मेला आयोजित कर रहे हैं, बड़े किसान मेले भी आयोजित हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो आप किसान मेला आयोजित कर रहे हैं वो क्या है और उसके बाद आगे भविष्य में कौन सा मेला होगा, कितने किसान आएंगे और उसमें कौन कौन सी लेवल की कंपनियां आती है और इससे फायदा किसानों को कितना होता? देखिए, जहाँ तक किसान मेले की बात है, अभी 23 तारीख में किसान दिवस के अवसर पर हम एक मध्यम दर्जे का किसान मेला आयोजित कर रहे हैं, वो भी हमारे मुख्यालय पर जौबनेर के अंतर्गत ही। और उसमें हमारा टारगेट 500 किसानों को बुलाने का, चयनित किसानों का। और उसमें भी हम तकनीकी सत्र चलाएंगे, किसानों को जानकारी देंगे नई नई तकनीकों के बारे में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 21, 22, 23 जनवरी को हम जौबनेर में ही, हमारे मुख्यालय पर ही एक बड़े किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं जिसमें लगभग पूरे प्रदेश से 10 से 15 हजार किसान आएंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना का कंक्लूडिंग सेशन भी आपके यहाँ हो रहा है। आपकी इस परियोजना के जरिए कई SRF और कई बच्चे काम भी कर रहे हैं। ये कंक्लूडिंग सेशन क्या है? नाहेप जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परियोजना है, उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास SKNU जौबनेर में था और उसका अब क्योंकि समापन हो रहा है दिसंबर एंड में, 31 दिसंबर को, तो उससे पहले 27 तारीख में हम उसकी एक कंक्लूडिंग वर्कशॉप, एक कार्यशाला, समापन कार्यशाला, उसका आयोजन कर रहे हैं। और उसमें हमारा उद्देश्य ये है
कि कुछ हम लोगों को बुलाएंगे, आईसीआर से भी लोगों को बुलाएंगे और हमारे विभिन्न कॉलेजों से डीन डायरेक्टर्स भी उसमें होंगे, दूसरे विश्वविद्यालय के लोगों को भी हम बुलाएंगे। तो ये थे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय द्वारा न केवल शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि जॉब फेयर आयोजित करके राष्ट्र के लिए बेहतर मानव संसाधन देने का उत्कृष्ट कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। संसद में सांसदों के निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता, लेकिन जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कागज फाड़कर स्टाफ पर फेंकेंगे, सदन में तख्तियां लाकर नारेबाजी करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में दोनों सदनों से 143 सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए संसद भवन से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में पत्रकारों के साथ हिंसा की घटनाओं पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा खेद है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकास भी है और विरासत भी। उनके इस संकल्प ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता हासिल की है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में बताया कि देश में हवाई जहाज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर महीने 2 से 5 एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं। मार्च 2024 तक 686 एयरक्राफ्ट होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि समन पर अपना जवाब भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि ईडी का यह समन पिछली बार की तरह अवैध है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी संबंधी मामले की जांच में पूछताछ के लिए समन भेजा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वेरिएंट JN1 के लिए नया अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के मद्देनजर जम्मू के अस्पताल में नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर कहा है कि कोविड को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति की समीक्षा की गई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।